नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल टीआर बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएची के प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कतें आ रही है कि भाई इग्नू का जो डीएनएची प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, उसमें जो डीएनएची 4 में जो प्रोजेक्ट से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उनको हम कैसे करेंगे। तो उसके संबंधित ये वीडियो है। उसमें क्या करना होता है आपको जनरली कि प्रोजेक्ट कहते किसको है, पहले एक चीज़ों को हम क्लियर कर लें कि प्रोजेक्ट है कि आपने जो चीज़ों को आपने फील्ड में अनुभव किया, आपके पास कितने सारे कंडीशंस आए, कितने सारे केस उत्पन्न हुए और उस केस से आपने क्या सीखा, उसकी एक संक्षिप्त विवरणी, ये होता है प्रोजेक्ट। या आपके पास जो आइडियाज़ हैं, आपके पास किसी कार्य को संपादित करने के लिए आपके पास जो पूरे ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट को आप प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो डीएनएची में सूट बैठता है इस प्रोजेक्ट्स में। तो जब थोड़ा सा इसमें लीगल पॉइंट यह है कि आप जिस भी स्टडी सेंटर में इनरोल्ड हैं, जिस भी स्टडी सेंटर से आपने अपना चयन किया है, उस स्टडी सेंटर पे जहाँ भी ये डीएनएची प्रोग्राम संचालित होते हैं, वहाँ के कोऑर्डिनेटर के पास आप जाएंगे तो वहाँ ये न्यूट्रिशन से संबंधित गाइड होते हैं। वो गाइड महोदय को आप जब जानकारी देते हैं तो वो आपको कुछ टॉपिक्स देते हैं कि भाई आप ये टॉपिक्स पर से किसी पर भी अपना प्रोजेक्ट्स बना लें। बस वहाँ से वो टॉपिक ले आके आप रखिए। हो सके तो एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस उसको जरूर दे कि मैं इन इन बिंदुओं पर अपना प्रोजेक्ट जमा करना चाहती हूँ, मुझे इसकी अनुमति दी जाए। बस उसकी अनुमति वो आपको दे देंगे। अपना जो काउंसलर हैं वो साइन कर देंगे, स्टडी सेंटर के नाम से वो मोहर मार देंगे डेट के साथ। और फिर वहाँ से आप जब चले जाते हैं फील्ड पर, फील्ड में आप काम करते हैं। फील्ड में काम करने के बाद जब आप पूरी डिटेल्स आप ले आते हैं, जो भी आपने जितने भी पेजेस के अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनको फिर आप कंपाइलिंग करते हैं, अच्छे से उसको व्यवस्थित करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि वो आकर्षक लगे और वो तार्किक लगे, मतलब रिजनेबल लगे कि भाई वो आपने से वो चीज़ों को अध्ययन किया है, आपके पास ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो वहाँ से वो कर लेने के बाद फिर आप एक बार संपर्क करें कि क्या वो टाइपिंग में होना चाहिए या फिर हैंड रिटेन में। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि इससे पहले हैंड रिटेन, और हमारे पास कुछ एक स्टूडेंट्स का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि सर टाइपिंग मांग रहे हैं, ये टाइप किया हुआ होना चाहिए। तो परिस्थितियां बदल जाती है। इग्नू हर बार जो है अपने अपने चीज़ों को कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को जहाँ जहाँ उनको खामियां लग रही है उसको वो दूर कर रहे हैं। तो एक बार अपने स्टडी सेंटर से जरूर संपर्क कर लें कि भाई इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जाएं अपने स्टडी सेंटर पे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ये जो भी बातें हों उस वक्त आप वहाँ पे सबमिट कर दें। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि सोशल मीडियाज़ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ये वो दिस दैट बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन मैं इग्नू के स्टूडेंट्स से ये अपील करता हूँ कि आप अपने स्टडी सेंटर से जरूर कनेक्टेड रहें। तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रहे हैं। आपका ये बहुमूल्य कोर्स आप कर रहे हैं इग्नू से, जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं, तो आपको 5 दिन 6 दिन 1 सप्ताह में एक बार जरूर स्टडी सेंटर से संपर्क करना चाहिए। चले जाइए घूमते फिरते वहाँ पे, अगर वो आपके 5-10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर के दायरे में है। अगर ज़्यादा दूर है तो आप इग्नू के वेबसाइट से जरूर कनेक्ट रहें, या वो रीजनल सेंटर से आप जरूर कनेक्ट रहें जिस रीजनल सेंटर के आप अधीन हैं। चलिए, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे डीएनएची से संबंधित ही कि प्रोजेक्ट्स फिर आप सबमिट कर दें। अब सवाल ये आता है कि हम सर प्रोजेक्ट बनाएंगे किस टॉपिक पे, हमारे पास क्या टॉपिक्स होने चाहिए कि हम उस टॉपिक्स के आधार पर हम जाएं फील्ड में और काम करें। तो देखिए, टॉपिक्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप चूँकि न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन से संबंधित आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास तो ये तो श्योर हो गया कि भैया आप हेल्थ के सेक्टर में आप हैं। तो अभी जो वर्तमान स्थितियां जो है हमारे भारतवर्ष की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हेल्थ से संबंधित बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं अभी।
अभी जैसे कोरोना वायरस हुआ, आप उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों को एक बार गाइड से जरूर आप संपर्क कर लेंगे। तो अभी कोरोना वायरस की क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई और क्या वो चैलेंजेस हमारे लिए दिया है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को, फिर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इनिशिएटिव रहा कि हम लोगों ने इन चीज़ों से उबर पाए, और अभी भी कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी जो वैक्सीनेटेड पीपुल है उनके साथ भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उनको भी आप शामिल करें। एक तो ये कोरोना वाली स्थिति आ जाती है कि आपको एक नंबर में मान के चलिए ये कोरोना का जो आएंगे आप उसको उसमें शामिल कर सकते हैं, बट एक बार अपने स्टडी सेंटर की गाइड से जरूर आप एक बार बेटर कर ले। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोरोना पे ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा है हमारे पास जो अभी हाई बीपी के मामले जो है हमारे इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं, और अब ऐसा कोई घर नहीं बचा है जहाँ पे हाई बीपी के पेशेंट नहीं है। जितने परिवार उतने हाई बीपी है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में है, तो अगर 5 परिवार है तो उसमें से एक तो डायबिटीज़ तो एक तो हाई बीपी से पीड़ित तो मोटा मोटी होंगे ही। तो इस तरीके से हमारे देश में जो हाई बीपी का जो कोई हम आंकड़ा पे नहीं जाएंगे, हम ये सीधा बात समझ रहे हैं इस चीज़ों को कि मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं कि जिनके यहाँ बीपी का, नहीं तो मोटा मोटी हर फैमिली में भी बीपी के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो बीपी जो है यानी कि हाई बीपी HBP जो है, इस पे आप काम कर सकते हैं कि भैया ये बीपी की काउजेज क्या है, रूट काउजेज क्या है, और उसके बाद आप फील्ड में जाएंगे तो जो बीपी जिनको है उनसे आप बात करें। केस 1 आप मान के चलिए आपने फील्ड वर्क में 50 व्यक्तियों पे काम किया, 100 व्यक्तियों पे काम किया, उसके फीडबैक्स लिए आपने, उसके दिनचर्या का फीडबैक लिया, उसके डाइट प्लान का आपने फीडबैक लिया, फिर वो मेडिसिन क्या ले रहे हैं, उसको किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन बरतना चाहिए, और एक हाई बीपी वाले लोगों के लिए रिस्क लेवल क्या होते हैं उसके बॉडीज में। तो इन सारे चीज़ों को आप जब इसमें हाई बीपी में इंक्लूड करते हैं तो आपकी प्रोजेक्ट काफ़ी तार्किक लगेंगे और वो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाले लगेंगे कि नहीं भाई आपने काम किया है। तो हाई बीपी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहा जाए कि आप इस पे काम कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है हमारा डायबिटीज के केसेस में। डायबिटीज़ में क्या है कि अभी डायबिटीज़ का भी वही आप देख रहे हैं कि डायबिटीज़ के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक होता था पहले कि 40+ के एज में इस तरह की बातें आती थी, लेकिन अब ऐसा एज का तो कोई मैटर ही नहीं रहा। कोई डिजीज़ को लेकर कुछ चीज़ें जो है वो एज पर निर्भर करता है, लेकिन सारी थ्योरी खत्म हो चुकी है कि डायबिटीज़ किसी भी एज में हो रहा है। बच्चे को भी हो रहे हैं, 9 साल 15 साल 20 साल ऊपर वाले को भी हो रहे हैं। तो इसके जो काउजेज़ हैं और डायबिटीज़ कितने प्रकार के हैं, इसके काउजेज़ क्या है, इनहेरिटेंस के लेवल पे बात करें, डाइट के लेवल पे बात करें, लाइफ स्टाइल के लेवल पे बात करें, हमारा डाइट प्लान के बारे में बात करें, ओबेसिटी का ये बात करें, तो जो भी काउजेज़ हैं उनको भी आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद फिर वही बात कि आपको फील्ड में जाना है और डायबिटिक पेशेंट से आपको बात करनी है, उसका दिनचर्या है, डाइट प्लान क्या है, उसके हाई रिस्क जैसे कि डायबिटीज़ के लोगों के लिए आँखों का देखभाल उससे ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद उसकी किडनी का देखभाल करनी चाहिए, लीवर का देखभाल करनी चाहिए, स्किन की देखभाल करनी चाहिए, और ग्लूकोज का जो लेवल जो है वो अपने खान पान पे नियंत्रण करने के साथ साथ ग्लूकोज की हमेशा वो जांच करते रहें। तो ये सब चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें फील्ड में जब जाएंगे तो डायबिटिक पेशेंट से आपकी मुलाकात होगी, आप उससे बात करेंगे और सारी बातें जो हो रही है केस 1 केस 2 केस 3 करके आप उसके साथ क्या केसेस आए, वो दूसरों डायबिटिक पेशेंट से वो डिफरेंट क्या कर रहे हैं, क्या ये योग फॉलो कर रहे हैं, कौन सा डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ अगर हो सके तो आप उसको भी सलाह दे सकते हैं। अगर आप सलाह देने के काबिल हैं तो आप सलाह दीजिए उसको। तो ये डायबिटिक चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। और चौथा जो हमने बात किया है वो आप बात कर सकते हैं महिलाओं के ऊपर। अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन में हमारे देश में जो गर्भवती महिलाएं हैं, खासतौर से रूरल एरियाज़ में
कि उसे आयरन एंड फॉलिक एसिड की काफ़ी कमी हो जाती है, आप कहें आयरन की, खून की कमी हो जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जब काम करेंगे एज ए डीएनएचई, तो वहाँ पे लोगों से आप कनेक्ट हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे अपनी सेवा भी देंगे। तो वहाँ गांव में क्या होता है कि महिलाओं को लगता है कि हमारे आयरन की कमी जो पूरा होगा वो महंगे फलों से ही होगा। हम महंगे महंगे आइटम्स खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे या फिर सेब लें, संतरा लें, अंगूर लें, वगैरह वगैरह लें, तो ही हम आयरन की पूर्ति कर पाएंगे। तो उनको आपको बताना है कि भाई ऐसी बात नहीं है कि आयरन की पूर्ति के लिए आपको महंगे फलों की तरफ नहीं जाना है। आपके पास जो भी डाइट्स हैं, आप चावल खाते होंगे, रोटी खाते होंगे, इसके अलावा आप उसमें जो अन्य मोटे अनाज है उसको शामिल करें। आप लाल साग, जो हम लोग घर में जो साग करते हैं, साग को उगाते हैं, जो भी लाल साग बहुत फेमस है हमारे बिहार में, तो वो साग आप अपने घर के पीछे में लगा दीजिए, थोड़ा सा आप लगाइएगा, वो साग पूरे 9 महीना 10 महीना तक आपको, आप लगाते रहे, अलग अलग सीजनेबल आता है, आप लगाते रहे। पालक लगा दीजिए आप बगल में, वो साग लगाइए, अलग अलग 5 प्रकार का साग है, बथुआ का साग है, सीजनेबल है, तो आप उसको पूरी साग की जानकारी दे दें। फिर हो गया साग में, जो भी साग हैं हमारे भारत में, लाल साग बहुत फेमस हम लोग करते हैं, और तो साग में जो है वो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा है, और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एक बार लगाइए और उसको डेली अपने दालों में देते जाइए, सब्जी में देते जाइए, तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद रोटी, बाजरा, मकई में मिनरल्स, मकई में मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन नहीं, मिनरल्स मकई में बहुत ज़्यादा, जिंक बहुत ज़्यादा रहता है जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, और उस मैग्नीशियम रहता है जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो इन चीज़ों को उसको कहिए कि आप महंगे फलों की तरफ नहीं जाना है, आपको आयरन, फॉलिक एसिड से भरपूर, और वो आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां फ्री में मिलती है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वजन को आप वजन महिलाओं का बढ़ना चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी, उन चीज़ों को भी उसको बताइए। प्रोटीन सप्लीमेंट बढ़ाना है महिलाओं को, तो दाल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है उसको बताइए। अगर वो नॉन वेज हैं तो उसको कहिए कि वो मीट तो खाए, मछली तो खाए, लेकिन प्रिकॉशन बरत के कि उसके बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ है या नहीं है, उस वक्त क्या क्या कंडीशन है उसको जरूर बताएं। लेकिन बाकी हम तो ये सलाह देंगे कि आप इस अवस्था में, गर्भावस्था में, आप आहार को लेकर ज़्यादा सेलेक्टिव रहें और अपने लाइफ स्टाइल को ज़्यादा सेलेक्टिव रहें। आप ध्यान, योग, साधना में आप लगे रहें, अपने मनो मस्तिष्क में अच्छे सकारात्मक विचार लाएं। इन चीज़ों को आपको बताना है, और केस 1 केस 2 करके आप जो है इन चीज़ों पे शामिल करना है। यानी कि कहा जाए कि प्रेग्नेंट वुमेन में जो गर्भवती महिलाएं हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें प्रोटीन और आयरन की कमी को कैसे दूर किया जाए कम खर्च में, ताकि वो अपना वहन कर पाए आसानी से, उस पर कोई एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन नहीं आ पाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करनी है। और 5वां जो अगर हम बात करें कि बच्चों में प्रोटीन संबंधित कमियां देखी जा रही है, जो रूरल एरियाज है, शहरी क्षेत्रों में भी जो आप चाहेंगे, कुछ ऐसे इलाके जो अशिक्षित हैं, उस ढंग के एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे बच्चों में प्रोटीन संबंधित रोग होते जा रहे हैं कि क्वाशियोरकोर मेनिस, ये 2 कॉमन प्रॉब्लम है प्रोटीन से संबंधित। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी तब होती है जब उसको गर्भावस्था के समय में ही बच्चे की माँ जो है वो मतलब ज़्यादा हाईली रिच प्रोटीन का सेवन न किया हो, और फिर बच्चे हुए, फिर वो बच्चे फिर मालन्यूट्रिशन के शिकार हो गए प्रोटीन में। तो ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है कि अगर आप वहाँ पे नहीं लिए, फिर बाद में भी नहीं लिए, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप ऐसे अभिभावकों से जब मिलते हैं उसके मम्मी पापा से, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट बढ़ाने की बात करें उसको। तो प्रोटीन सप्लीमेंट में आप दलिया उसको सजेस्ट करें। उसके बाद जो दाल हैं, जैसे कि अरहर है, मसूर है, मसूर में ज़्यादातर ये प्रोटीन है। मसूर जैसे दाल कोई भी आप दीजिए उसको, दाल का पानी उसको खिलाइए, सब्जी वगैरह, हरे सब्जियां, पालक जो है देना है, और जो भी ये दाल से संबंधित बादाम जो है उसको देना है। दूध का सेवन बच्चों को कराना है।
तो इन सब चीज़ों से बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन है, खासतौर से प्रोटीन डेफिशिएंसी, उसको हम ज़्यादा इसमें कहेंगे कि आप उसको उस पर काम करें। तो ये 5 टॉपिक्स जो हमने लिया है आपके लिए, कोरोना, हाई बीपी, डायबिटीज, प्रेग्नेंट वुमेन पे आयरन फोलिक एसिड की कमी और प्रोटीन की भी कमी, प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रेन, इस पर भी आपको काम करने हैं। उसके अलावा आप आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या होता है कि डिफरेंट कंडीशंस के वहाँ पे जच्चा और बच्चा दोनों आते हैं, गर्भवती महिलाएं भी आती है, बच्चे टीकाकरण पे भी आते हैं। टीकाकरण हमारे देश में अभी भी अगर हम आंकड़ों पे नहीं जाते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमने जो चीज़ महसूस किया तो उससे पूरे इंडिया में उस चीज़ों पे होता होगा कि बहुत ऐसी महिलाएं जो जिनको अभी भी ये जानकारी नहीं रह पाती कि हमको इस डेट में टीकाकरण करवाना है और डिले कर जाते हैं, वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली बात को इसके इम्पोर्टेंस आपको बताने होंगे कि भाई बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन कितनी ज़रूरी चीज़ है, कितनी ज़रूरी है उसके वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन पर भी आप प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिए। और एक तो ये हो गया वैक्सीनेशन से संबंधित आपके काम होने चाहिए, वैक्सीनेशन। और हम 7वां अगर हम बात करें, जो सबसे एकदम कहा जाए कि क्रूशियल ये चीज़ें हैं कि हम बर्थ कंट्रोल पे काम कैसे करें। ये बर्थ कंट्रोल कि 2 बच्चों के बीच अंतर रखने का जो बराबर ऐड आता था पहले दूरदर्शन पे कि बच्चों में अंतर रखने के लिए आसान यह है। तो ये बर्थ कंट्रोल पे हम लोगों को जरूर बात करनी चाहिए। आप शहरी क्षेत्रों में जाएं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो बर्थ कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, 2 बच्चों के बीच अंतर कैसे रख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा। कुछ बोलेंगे नहीं भगवान दे रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फिर कोई बोलेंगे नहीं यार अभी 2 बच्चे इनफ नहीं हैं, कम से कम 3-4 होने चाहिए। फिर कोई बोलेंगे नहीं बच्चे 2 ही अच्छे। तो हर तरह की आपको उन माइंड सेट को नहीं आप उससे बात करना है। आपको ये फोकस करना है कि भैया आपके जो बच्चे आप 2 ले या 3 ले वो इशू नहीं है। इशू यह है कि आपके बच्चे स्वस्थ हों और आपके जो माँ हैं, जो आपकी वाइफ हैं, वो स्वस्थ हों। तो इन संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या क्या डिवाइसेस हैं और क्या क्या थ्योरीज हैं हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में, उनको जरूर आप बताएं कि बर्थ कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं। कैसे आप कोई भी पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कंट्रासेप्टिव पिल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे कंडोम का इस्तेमाल कैसे ये कर सकते हैं, किस तरह से आप बर्थ कंट्रोल को कर सकते हैं। फिर आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं, आप कॉपर टी लगवा सकते हैं। तो इन चीज़ों के बाद आप डॉक्टर से आप विजिट कीजिए, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पे जाएं, तो आप देखेंगे कि बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि महिलाओं में स्वतः उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी या फिर आयरन डेफिशिएंसी कमी देखी जाती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 या 3 साल का गैप नहीं हो पाता है। 3 साल का गैप तो बहुत 2 साल, 1 साल, 1.5 साल का गैप हो पाता है। लेकिन अमूमन 2 साल का गैप जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर है, लेकिन आप 3 साल का गैप कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वो 3 साल गैप करने के लिए जो हमारे पास उपकरण है, हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, उसका जानकारी उसे जरूर मिलना चाहिए। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस चीज़ों को भी आप उसमें ऐड करें ताकि आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा इम्फेटिक हो और इग्नू को लगे कि नहीं भैया आपने सच में काम किया है। बहुत सारे चीज़ें हैं करने के लिए। और एक चीज़ अगर मैं इसमें ऐड करूं तो अभी क्या है कि हार्ट से संबंधित केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी अब हार्ट केसेस की अगर हम क्या बात करें, अभी हालिया दिनों में ही सुष्मिता सेन जो काफ़ी एक्टिव रहती है और क्या कहते हैं स्वास्थ्य को के दृष्टिकोण से भी बराबर उसका हम देखते हैं कि वो फिटनेस के मामले में काफ़ी एक्टिव, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें आई सुनने को मिला। हालिया सतीश कौशिक महोदय का भी हार्ट अटैक से ये बातें हुई। इससे पूर्व में भी बहुत सारे कलाकार महोदय और इतने ज़्यादा अमीर व्यक्ति लोग भी हार्ट के शिकार हो रहे हैं, जबकि उसको ज़्यादा फिटनेस पर वो लोग काम करते हैं।
तो देखा जाए तो ये हर्ट के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस पर भी आपको जरूर काम करने चाहिए कि क्या क्या सिचुएशंस इस तरह की आ रही हैं। तो कुल मिला के हमने जो ये हार्ट पे एक हो रहा है, आप अन्य चीज़ों पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि इग्नू डीएनएच उसमें लेवल पे काम कर रही है, तो आप जरूर करें प्रोजेक्ट। और भी चीज़ें हो सकती है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि ये आयरन की गोली या विटामिन ए वाली गोली, या महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम जो है, आप सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देते हैं तो आपको कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है, और बच्चे के लिए भी टीकाकरण के लिए जो प्रोत्साहन है, तो आप कुछ सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती हैं, उन पर भी आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन चीज़ों पर, हमने कुल 9 बिंदुओं पे बात की है, तो अगर आप इन चीज़ों पर काम करेंगे तो होगा क्या कि आपके प्रोजेक्ट इफेक्टिव होंगे, और लोगों आप काम भी जब करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, साथ साथ आपके मार्क्स भी आने की संभावनाएं बढ़ेगी। आई होप कि ये डीएनएचई से संबंधित प्रोजेक्ट पे हमने फुल डिटेल्स बात कर लिया है। बाकी आपको अपने स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन आप अपने स्टेशन पर जरूर जाएं, और इन 9 टॉपिक्स में से जो भी टॉपिक्स आपको अच्छा लगे आप उस पर काम करें। इससे इतर भी अगर आपके पास कोई और भी दूसरा टॉपिक्स हो तो आप उस पर जरूर काम करें। जो भी दिक्कतों का सामना आप करेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा PR बायो करियर ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे ऐप पर भी आपका वेलकम है। PR बायो क्लासेस ऐप पर आप का स्वागत है। हमारा वेबसाइट है prbaoclasses.com, आप उस पर भी आ सकते हैं। और क्या कहें, आप अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएं, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।